नमल। रात जाने किस पहर बारिश हुई थी कि जब सुबह तुलू हुई तो मौसम खुशगवार और अबर आलूद था। जुमर ने करवट बदली, नींद टूटी तो आंखें खोली। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा घड़ी पहन रहा था। खिड़की से रोशनी अंदर छन छन कर आ रही थी। जुमर की आंखें बदस्तूर जल रही थीं। उसी तरह करवट के बल लेटे, लिहाफ गर्दन तक ताने हल्का सा पुकारा, फारिस। वो चौंक कर मुड़ा। राउंड नेक की शर्ट में मलबूस वो घड़ी की स्ट्रैप बंद करते ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। उसे देखकर हल्का सा मुस्कुराया। आपकी तबीयत कैसी है? बेहतर। वो रुकी, आवाज़ ख़राब गले जैसी थी। तुम्हें कैसे पता था मुझे अस्थमा है? मुझे आपके बारे में बहुत कुछ पता है, इसलिए। स्ट्रैप का बकल बंद करते हुए वो उसके सराहने आ खड़ा हुआ। क्या कल कुछ हुआ था? आप सिर्फ अस्थमा की वजह से ऐसे नहीं रोया करती। जुमर ने थूक निकला। ज़रा सा बदिक्कत मुस्कुराई। मुझे सदी याद आ रहा था और मैं उससे 4 साल तक ताल्लुक़ न रखने के बायस गिल्टी थी। अब भी मैं बहुत बहुत गिल्टी हूँ फारिस। गला फिर से रंधा। वो मिल जाएगा, मैं उसे ढूंढ लूँगा, ये मेरा आपसे वादा है। फिर घड़ी देखी। मैं चलता हूँ, आप आराम कीजिएगा। तुम मुझे आप क्यों कहते हो? उसे अजीब वक्त पे अजीब सवाल याद आ रहे थे। फारिस ने एक लम्हे के लिए उसकी आंखों में देखा, क्योंकि हम एक दूसरे के लिए अजनबी हैं। और फारिस गाजी तो अक्सर ऐसी बातें किया करता था, लेकिन आज से पहले इतना दर्द नहीं हुआ था। जुम्मन ने इस्बात में सर हिलाया। कल रात के लिए शुक्रिया। उसने महज सर खम दिया और मुड़ गया। मगर जाते जाते उसने एक दफ़ा फिर जुमर को गौर से देखा। कुछ हुआ है उसके साथ, कुछ बदल गया है, लेकिन क्या, वो समझ नहीं पा रहा था। चंद घंटे मज़ीद गुजरे तो वो थके थके कदमों से चलती सीढ़ियाँ उतरती दिखाई दी। बड़ी अब्बा के कमरे से मल्हिका स्टडी का दरवाज़ा खुला था। नीचे कुशन रखकर नीम दराज होने नजर आ रही थी। वो इधर आई, दरवाज़ा बंद किया और काउच पे आ बैठी। दोनों ने खाली वीरान नज़रों का तबादला किया। मैंने पेन से वो फिल्म मिटा दी है और उसको 7 मुख्तलिफ जगहों और सीडीज़ में डालकर महफूज कर दिया है। आप कैसी हैं? तुम कैसी हो? हना ने शाने उचकाए। मैं शॉक्ड हूँ। चंद लम्हे खामोशी से गुजर गए। जुमर अब अपने हाथों को देख रही थी और हना छत को। मैं शुरू में फारिस को अच्छा समझती थी, मगर फिर मेरी फीलिंग्स बदल गईं। मैं शुरू में हाशिम को बुरा समझती थी, मगर फिर मेरी फीलिंग्स बदल गईं। जुमर ने कुर्ब से आंखें बंद की। मैंने उस पर बिल्कुल एतबार नहीं किया, मैंने उसी पे एतबार किया। हुनैन छत को देखते मकान अंदाज में बोली थी। मैंने उसकी कोई बात नहीं सुनी है ना, मैं सिर्फ उसी को सुनती रही। मुझे नहीं पता था वो ऐसा निकलेगा हुनैन, मुझे भी नहीं पता था वो ऐसा निकलेगा। मैंने उसका यकीन क्यों नहीं किया है ना, मैंने उसका यकीन क्यों किया फूफो? फिर हुनैन ने निगाहों का रुख उसकी तरफ फेरा और यासियत से उसको देखा, जो रात वाले मिलगज्जे लिबास में उदासी से काउच पे नंगे पांव बैठी थी। नाक की नथ की चमक मांद थी। हुनैन को एहसास हुआ कि वो दोनों एक दूसरे का अक्स थी, मिरर इमेज, जो हूबहू एक सा होने के बावजूद दाएं बाएं से उल्टा होता है। फारिस मामू ने क्या कहा जब आपने उनको बताया? जुमर ने भीगी आंखों से उसे देखा। बोली कुछ नहीं। हुनैन एकदम उठी, सोग जैसे टूटा। ओ गॉड, आपने उनको नहीं बताया? मैं उसको नहीं बताऊंगी। क्या मुझे बताना चाहिए? हुनैन बिल्कुल चुप हो गई। मामू हाशिम को गोली मार देंगे। वो अपने गुस्से को कंट्रोल करना जानते हैं, लेकिन इस वीडियो से वो समझ जाएंगे कि सादी भाई का कारदार्स के ही पास हैं और वो इस दफ़ा सिर्फ उनको एक्सपोज करने या माली नुकसान पे बस नहीं करेगा, वो उनकी जान ले लेगा। मैं सारी रात सोचती रही हूँ हुनैन, ये डॉक्टर अमन या नियाज बेग या जस्टिस सिकंदर नहीं है, ये हाशिम करदार है। फारिस को उससे ताल्लुक़ है। वो पागल हो जाएगा और सब खराब हो जाएगा। उसका दिल उसे कंट्रोल करने लगा और ऐसे में वो गलती कर बैठेगा। उसने कुर्ब से आंखें बंद की। साथी ने कहा था मुझे उसे हाशिम पे शक है। मैंने क्यों उसकी बात नहीं सुनी? मैंने फारिस की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है ना। हुनैन उसके करीब आई, उसके कदमों में बैठे उसके घुटनों पे हाथ रखे।
اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں، انہوں نے ہر چیز بہترین طریقے سے پلان کی تھی۔ آپ نے اپنی صحت کھوئی تھی، آپ کے ابا کو فالج ہو گیا تھا، آپ اور کیا کرتی؟ جمر نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے اس کی بات سننی چاہیے تھی، آپ نے سنی تھی، پھر اپنی گواہی بھی واپس کر لی تھی، آپ نے ان کو جیل نہیں بھیجا۔ یہ سب کرنل خاور اور ہاشم کردار نے کیا ہے۔ میری طرح خود کو الزام دے کر مایوسی کا شکار مت ہوں۔ مجھے دیکھیں، بےچارگی سے شانے اٹھ گئے۔ مجھے لگتا تھا میں بہت روں گی، مگر میں نہیں روئی۔ میرے اندر کی آگ میرے آنسوؤں کو سکھا چکی ہے، مجھے ان سے انتقام لینا ہے۔ کل میں خنجر لے کر ان کے گھر گئی، سوچا جو سامنے آئے اس کو قتل کر دوں گی، مگر پھر میں نے سوچا کہ ہم یوسف خاندان، ہم ان سے ہر دفعہ کیوں ہار جاتے ہیں؟ کیونکہ ہم یوسف بن کر سوچتے ہیں، ہم کاردار بن کر نہیں سوچتے، اور صدی کو واپس لانے کے لیے ہمیں کاردار بن کر سوچنا ہوگا۔ زمر نے اس بات میں سر ہلایا، نم آنکھیں رگڑیں۔ ہم فارس کو ابھی کچھ نہیں بتائیں گے۔ کاردار نے ہمارے ساتھ ناٹک کھیلا اتنے برس، اب اداکاری کرنے کی باری ہماری ہے، اور ہم سے اچھی اداکاری وہ کر نہیں سکتے۔ حنین انگارے ہوتی آنکھوں کے ساتھ مسکرائی۔ زمر نے بھی ہلکا سا مسکرایا۔ آپ فارس ماموں کو اتنا تو بتا سکتی ہیں نا کہ آپ کو ان کی بے گناہی پہ یقین ہے۔ زمر نے گہری سانس لی۔ حنین، میں بہت گلٹی ہوں، مجھے نہیں لگتا میں کبھی دوبارہ لا پریکٹس کر سکوں گی۔ میں نے اپنا اعتبار کھو دیا ہے، مجھے بہت افسوس ہے، لیکن اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں فارس کے قدموں میں گر کر معافی مانگوں گی تو ایسا نہیں ہوگا۔ اگر میں زمر یوسف ہوں تو میں سرنڈر نہیں کر سکتی۔ حنین نے اس بات میں سر ہلایا۔ چند لمحے خاموشی سے گزرے۔ پھپھو، ہم کیوں بے وقوف بن گئے؟ ہم تو اتنے جینیس لوگ تھے، اتنے اسمارٹ۔ کاردار کو پہلے ہی ان سے کیوں نہیں پکڑ لیا؟ یوسف علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہوتا ہے۔ حنین، آپ جتنے اسمارٹ ہو جائیں، کوئی آپ سے زیادہ اسمارٹ ہوتا ہے، اور کبھی آپ ان سے زیادہ اسمارٹ ہوتے ہیں۔ ہم بے وقوف نہیں ہیں، ہم صرف انسان ہیں۔ ہم خدا نہیں تھے، ہم دلوں کے حال نہیں جان سکتے۔ وہ ہمارے اتنے اچھے، اتنے مینرڈ اور ملنسار رشتہ دار تھے۔ رشتہ داروں پہ کون شک کرتا ہے نا؟ فی الحال ہمیں ان سے زیادہ اسمارٹ ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر ہماری کمزوریاں ہیں تو ان کی بھی ہوں گی۔ ہم ان کمزوریوں کو ڈھونڈیں گے اور ہاشم کو ایسی سزا دیں گے کہ دوبارہ وہ کسی کے ساتھ وہ نہ کر سکے جو ہمارے ساتھ کیا۔ حنین ایک دم اٹھی۔ چاکلیٹ کھائیں گی؟ کچھ دیر بعد اس کمرے میں جھانکو تو ہنا پاؤں لمبے کیے نیچے کشن پہ لیٹی تھی، اور زمر اوپر صوفے پہ لیٹی تھی۔ دونوں اپنی اپنی چاکلیٹ کا ریپر کھول رہی تھیں۔ فرش پہ گولڈن گول چاکلیٹس کا یہ بڑا سا ڈبہ کھلا پڑا تھا، اور ارد گرد 20 گولڈن ریپر بکھرے تھے۔ آدھا ڈبہ ختم ہو چکا تھا۔ زمر نے ایک ریپر گول مروڑ کر نیچے اچھالا اور چاکلیٹ چباتے ہوئے ایک دم ہنسنے لگی۔ میں واقعی 4 سال پہلے ایک ریکارڈڈ کال سے بات کر رہی تھی، اور مجھے لگا میں فارس کی روح کو قتل جیسے جرم سے بچا رہی ہوں۔ حنین نے ہنستے ہنستے گردن پیچھے کو پھینکی، اور ہاشم اور اس کی بوٹوکس کی ماری ماں 22 مئی کی صبح ہمارے گھر آ کر بولے، ہمیں کیوں اطلاع نہیں دی؟ ہا ہا، زمر ہنستی جا رہی تھی، اور ہم نے ان کا شکریہ بھی ادا کیا۔ حنین کے ہنستے ہنستے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور میں ہاشم کو میسج کرتی رہی۔ وہ تو سارے میسج بھائی کو پڑھاتا ہوگا کہ دیکھو میں تمہاری بہن کے ساتھ کیا کچھ کر سکتا ہوں۔ زمر بھی ہنستی جا رہی تھی، اور ہاشم میرے ہاسپٹل بلز پے کرتا تھا، مجھ پہ احسان کر رہا ہو جیسے۔ حنین کے ہنستے ہنستے بہتے آنسوؤں میں تیزی آ گئی تھی۔ باہر لاؤنج میں سیم منہ بسورے بیٹھا تھا۔ جو اندر چاکلیٹ کا ڈبہ کھایا جا رہا تھا وہ وہی تھا جو ہنا نے بہت پیار سے سیم کو برتھ ڈے والے دن تحفے میں دیا تھا، اور آج اتنے ہی پیار سے اس کی الماری سے نکال لایا تھا۔ تبھی فارس اندر داخل ہوا۔ ابا کو سلام کر کے سیم کو پکارا، تمہاری پھپھو اٹھی تھی؟ ہاں، وہ اسٹڈی میں ہیں حنین کے ساتھ۔ تم جلدی آ گئے بیٹا۔ ابا کو حیرت ہوئی۔ زمر کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، میں نہیں لے کر جاؤں گا تو وہ چیک اپ کے لیے نہیں جائے گی؟ سیم نے ناراضگی سے اسے دیکھا۔ بالکل ٹھیک ہیں وہ اور کٹو بیگم بھی بالکل ٹھیک ہے۔ فارس نے غور سے اسے دیکھا اور ساتھ آ بیٹھا۔ کیا ہوا؟ پھپھو کے دماغ کو کچھ ہو گیا ہے؟ تمہیں آج پتہ چلا؟ مگر صرف سوالیہ ابرو اٹھایا۔
मेरी सारी चॉकलेट्स ले ली, अब अंदर बैठी हैं और हंसती जा रही हैं। मैं एक दफ़ा अंदर गया तो वो कट्टो कहती है, बाहर जाओ, हम इस वक्त बहुत दुखी हैं। यार मामू, दुख दुख में दोनों मेरी सारी चॉकलेट्स खा गई हैं। फारिस ने अचंभे से बंद दरवाजे को देखा, फिर उठकर दस्तक दी। हना ने दरवाज़ा खोला। जज वाली वीडियो मिल गई है, हमें देखें और आप भी इंजॉय करें। मुस्कुराते हुए पेन उसकी तरफ बढ़ाया। फारिस की नज़रें पीछे सोफे पे दराज जुमर तक गईं। वो चॉकलेट खोलते हुए मुसलसल हंसती जा रही थी। अस्तगफुरुल्लाह, वो खौफी से बड़बड़ाकर पेन लिए ऊपर चला गया। ये चंद दिन बाद का किस्सा है। रात हारून उबैद के घर भी वैसी ही स्याह उतरी थी। डाइनिंग हॉल में लंबी सी मेज़ के गिर्द शाहाना तर्ज की ऊंची कुर्सियां रखी थीं। सरबराही कुर्सी पे हारून विराजमान थे और दाएं हाथ बैठी जवाहिरात से गुफ्तगू कर रहे थे। वो रात की मुनासिबत से स्याह लिबास में मलबूस थी। गर्दन में स्याह रंगों और हीरो से जगमगाते नेकलेस पे उंगली फेरती मुस्कुराकर हारून की बात का जवाब दे रही थी। जवाहिरात के दाएं हाथ आबदार बैठी सर झुकाए चावलों में सुस्त रवि से चम्मच चला रही थी। गाहे बगाहे निगाह उठाकर जवाहिरात को भी देख लेती। इन निगाहों में नाराज़गी थी, पोजेसिव किस्म की नाराज़गी। तभी आबी के मोबाइल पे पैगाम आया, डॉक्टर नवीद, आबदार, 2 केसेस मजीद आए हैं, आपकी रिक्वायर के मुताबिक हैं, इंटरव्यू अरेंज करवा दूँ? वो एकदम खुशी से जी शोर लिखने लगी। आबी, दफातन, जवाहिरात ने मुस्कुराकर उसे देखा। तुम उस रोज़ डिनर पे नहीं आई, हाशिम तुम्हारा पूछ रहा था। आबी फ़ौरन संभल गई, ज़रा सा मुस्कुराई। आपको पता है मैं पार्टीज़ और डिनर पे नहीं आया करती, मैं हाशिम से मदद कर लूँगी। इतने साल बाद वो दोबारा से शहर मूव करना तुम्हें मुश्किल तो नहीं हुई? आबदार ने शाने उचकाए। मुझे सारे शहर अच्छे लगते हैं, कराची में चंद साल रहने से वो मुझे अच्छा लगने लगा था। हाशिम मेरी कॉल्स का जवाब नहीं दे रहा। जवाहिरात, हारून ने गिला किया, वो जब से वापस आया है बहुत अपसेट है। तुम कुछ दिन के लिए मेरे बेटे को तंग ना करो तो अच्छा है हारून। और इस बात पे फॉर्मल सा कहका बुलंद हुआ। आबी जबरन मुस्कुराई और सर झुकाए मुंह में कुछ बड़बड़ाई। दफातन नज़र सिरके की बोतल पे पड़ी। सुरमई आंखों में शरारत चमकी। एहतियात से उनको देखा। जवाहिरात हारून को देखते हुए कह रही थी, और ये चाइनीज़ कंपनी का क्या मकसद है? हाशिम और तुम किन कामों में लगे हो? आबदार ने सिरके की बोतल उठाई। बोतल छोटी थी मगर उस पर कोई टैग नहीं था। उसने अपने गिलास में थोड़ा सा डाला, फिर मसरूफ़ से अंदाज में जवाहिरात के वाटर ग्लास में उठेला, उसे पूरा भरा। वो दोनों हनूस एक दूसरे को देखकर मानी खेस अंदाज में बातें कर रहे थे। कदरे फासले पे खड़े मुलाजिम ने बेबसी से आबदार को देखा, मगर अभी एक घूरी और वो चुप हो रह गया। आबदार ने मासूमियत से बोतल बंद करके परे रख दी और बहुत संजीदगी से खाना खाने लगी, मगर लबों पे मुस्कुराहट मुसलसल थी। दफातन इजाज़त तलब करके अहमर अंदर दाखिल हुआ। आबदार ने चौंक कर सर उठाया, फिर खफगी से उसे और फिर हारून को देखा। बाबा, क्या डिनर टेबल पे भी कैंपेन मैनेजर का होना ज़रूरी है? अहमर को मैंने ही बुलाया था। लाओ पेपर्स दो। अहमर ने मुअद्दब से अंदाज में पेपर्स बढ़ाया तो उन्होंने ऐनक नाक पे चढ़ाते दस्तखत किए। जवाहिरात ने गर्दन उठाकर अहमर को देखा। अहमर शफ़ी, तुम्हें हारून के लिए मैंने रिकमेंड किया था, उम्मीद है तुम इनको मायूस नहीं कर रहे होगे। अहमर ने सीने पे हाथ रखकर सर को कम दिया, गोया शुक्रिया अदा किया, फिर ड्यूटी पे खड़ी फिलिपिनो मेड को मुखातिब किया। सुजैन, प्लीज़ मिसेस कारदार का वाटर गिलास उठाओ, इस पे डस्ट है, गिलास बदल कर लाओ। आबदार ने हड़बड़ा कर सर उठाया। वो सुजैन का इंतज़ार किए बगैर खुद ही गिलास उठाकर उसे पकड़ने लगा। अभी की आंखों में तिलमिलाहट उभरी। अहमर उसे देखे बगैर कागज़ लिए वापस पलट गया। वो माजरत करके पीछे आई। सुनो अहमर शफ़ी, लॉन में तेज़ी से चलती आई और नाराज़गी से उसे पुकारा। अहमर तसल्ली से मुड़ा। जी, मेरे मुलाजमों की हिम्मत भी नहीं है कि मेरी डाइनिंग टेबल पे मुदाखलत करें, तो आपको किसने इजाज़त दी कि क्रॉकरी हटाने की? मिसेस उबैद, हम दोनों को पता है कि आपने क्या किया है। एक कड़वा घूंट पीकर ज़रा सा खांस कर मिसेस कारदार यहाँ आना तर्क नहीं करेंगी। अगर कुछ ख़राब होगा तो वो आपका अपने वालिद के साथ रिश्ता है। वो मुंह में कुछ बड़बड़ाई। मुझे फ़ारसी में गालियाँ दें तो ज़रा ऊंची दिया करें ताकि मुझे समझ में आए।
اپنے دوست کی جگہ تمہیں مرڈر ہونا چاہیے تھا۔ اس کی شرٹ کی طرف اشارہ کیا۔ آج پھر وہ کسی سیف ساتھی واک سے واپس آیا تھا۔ نوازش، لیکن وہ صرف مسنگ ہے، امید ہے کہ زندہ ہوگا۔ وہ جو خفگی سے اندر جانے لگی، رکی۔ تو تاوان نہیں مانگا کسی نے؟ نہیں، مگر وہ نیکس کام کا سائنسدان تھا، تھرکول میں کام کرتا تھا۔ ایسا بندہ بذات خود بہت قیمتی ہوتا ہے، تو یقیناً اس کو مقید رکھ کر اس سے قیمتی معلومات نکلوائی جا رہی ہوں گی۔ خیر، یہ صرف ایک تھیری ہے۔ اور ابدار عبید، جو احمد شفیع پہ فاتحانہ پڑھ کر جانے لگی تھی اور محض انسانی ہمدردی کے لیے چند سوال پوچھ لیے تھے، ایک دم رک کر اسے دیکھنے لگی۔ تم کہہ رہے ہو کہ وہ تھرکول کا سائنسدان تھا اور اسے کسی نے کہیں چھپا رکھا ہے؟ دل زور سے دھڑکا۔ اوکے، میں آفس جا رہا ہوں، آپ ڈنر مکمل کریں۔ اور آبدار عبید وہیں گمسم کھڑی رہی۔ ایک لمحے نے اسے قید کر لیا تھا۔ وہ الہام کا لمحہ تھا۔